जय जय गुरुवर, जय जय सर्व। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जिस प्रकार से एक धागे को अगर तोड़ दिया जाए और दोबारा फिर उसे जोड़ नहीं सकते हैं, मनुष्य के अपने रिश्ते नाते सब इसी तरह से होते हैं। अगर मिलन हो भी जाए दोबारा तो एक खराश है, एक खटाश है, एक दरार है जो कहीं ना कहीं बनी रहती है। हम उतना किसी पर विश्वास नहीं कर सकते जितना पहले किया करते थे। अब देखिए, ये जो लिखा है वो किसने लिखा है? वो अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा है, जो मुग़ल हुआ करते थे। अकबर के ही भाई थे। एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी हो और उसका भाई यहाँ पर हुकूमत कर रहा हो, इस तरह की बातें लिखे, आश्चर्य होता है। मगर वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले इंसान था। इंसान इसलिए कि इस तरह की बातें वही लिख सकता है जिसमें इंसानियत हो, और अकबर के दरबार में उसकी इसी खूबी के लिए उसको इज्जत मिलती थी। वह किसी में द्वेष भाव नहीं रखता था। उस समय चाहे मुस्लिम्स हों, यानी मुग़ल्स हों, या फिर गैर मुग़ल हों, बात वो एक ही करता था जो सही हो। अब आप कहेंगे वो तो विदेशी था, हुकूमत का एक हिस्सा था। उसका भाई अगर हुकूमत करता था, इसका मतलब है कि वो भी हुकूमत ही कर रहा था, मानते हैं। मगर विदेशी यहाँ कौन नहीं है? संसार में कौन विदेशी नहीं है? आपका अगर देश है तो आप यहाँ हमेशा रह करके बता दीजिए कि हाँ, ये मेरा देश है, मैं तो जाऊंगा नहीं। मगर आपको जाना पड़ता है। ये बात और है, कोई साल भर की उम्र में चला जाता है और कोई 100 साल के बाद जाता है, मगर जाना पड़ता है। वो जिसको हम अपना अपना कह करके चीखते पुकारते रहते हैं, द्वेष भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के सर फोड़ते रहते हैं, एक दूसरे से तकरार करते रहते हैं, और उसका फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हमारे घरों पर कोई दूसरा अधिकार कर लेता है। हम आपस में ही अगर झगड़ते रहेंगे तो दूसरा तो अधिकार कर ही लेगा, वो हमें आपस में भिड़ा देगा। हमारे सामने मुगलों की बातें हैं और उससे पहले आर्यंस की बातें हैं। आर्यंस ने भी तो वही किया था। जो अफगान वगैरह से इधर उधर से सब आ गए थे, ये सब पहले आते थे यूं ही तफरी करने के लिए, घूमने के लिए, घुमक्कड़। ये घुमंतु जातियों के व्यक्ति हुआ करते थे, और धीरे धीरे उनको यह बहुत अच्छा लगने लगा। निश्चय ही भारत की जो धरती है वो ऐसी है जो करोड़ों को खिला सकती है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी का प्रकार, इस प्रकार आपको कहीं और जगह नहीं मिलेगी। आप पूरे संसार में घूम लीजिए,
पर इस तरह की जो कुदरत है, प्रकृति है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो विदेशी चाहे किसी भी, कहीं से भी, धरती के किसी भी हिस्से से, क्योंकि उस समय देश तो हुआ ही नहीं करते थे, सच तो ये है। देश तो अब होने लगे। हम जो कहते हैं ना, हमारा देश, इसका देश, उसका देश, आप अगर अपने मन को खुला छोड़ करके और फिर सोचिए तो कौन किसका देश है। इंग्लैंड से एक कोलंबस निकला, उसने अमेरिका ढूंढ निकाला। उस समय अमेरिका में कौन बसता था? आज जिनको हम रेड इंडियंस कहते हैं, वो अमेरिका में बसते थे। कालांतर में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड का ही एक जन समूह इंग्लैंड के शासन से त्रस्त हो गया, परेशान हो गया। टैक्सों की इतनी भरमार हो गई कि वो परेशान हो गए और वहाँ से छोड़ छाड़ के वो अमेरिका चले गए। अब इनके पास बंदूकें वगैरह थीं, तो वहाँ के जो आदिवासी थे उनको डरा धमका करके जो मैदानी इलाके थे उनसे भगा दिया और वो बेचारे जंगलों में जा छुपे। यही हाल भारत का हुआ था। भारत में जो पहले के मूल निवासी थे वो भय से जंगलों में जा छुपे। जिनको हम आज आर्यंस कहते हैं, वो आर्यंस असल में तो विदेशी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत से, वो तलवारबाजी जानते थे, घुड़सवारी जानते थे। यहाँ के लोग ये दोनों चीज़ें नहीं जानते थे, वो सिर्फ तीर कमान चलाना जानते थे। मगर अकेले वो करते क्या? डर के मारे वो लोग चले गए, जंगलों में रहते हैं और आज भी जंगलों में रहते हैं। और हम बड़े मज़े से कहते हैं, बड़े फ़क्र के साथ कहते हैं, ये देश हमारा है। उसके बाद में मुगल आए, मुगलों ने उनको पीट दिया जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पीटा था। वो अपने अपने दरबारों में घुस गए। मुगलों ने पूरे हिस्से में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुगल के बाद में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखाई, उनके पास मुगलों से भी ज़्यादा ताकत थी। उन्होंने उनको अपने दरबारों में घुसेड़ दिया और फिर वो ताकतवर बन गए। आप खुले दिमाग से इन बातों को समझिए। हमारा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि ये देश किसका है और किसका नहीं है। ये देश किसी का नहीं है। धरती न किसी की कभी हुई है न कभी होगी। लोग आते हैं, चले जाते हैं। ये समझ लीजिए कि एक अतिथि ग्रह है ये, जिसको हम रैन बसेरा आजकल कहते हैं। एक रात के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब उस एक रात को हम कैसा बना लें, सुहाना बना लें, सुखद बना लें या दुखद बना लें, ये हमारे ऊपर है। ये एक रात बहुत कीमती होती है इंसान के लिए, जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन एक रात की तरह है। अंधेरे में हम प्रकाश फैलाएंगे तो दूसरों को भी उजाला दिखाई देगा, और अंधेरे को और अंधियारमय बनाएंगे तो सब अंधे हो जाएंगे, फिर एक दूसरे को काट फाट ना शुरू कर देंगे। ये बातें हम आपसे आज क्यों कह रहे हैं? हम तो ये जानते हैं कि अगर हम इसे अपना आज देश समझते हैं, एक पल को मान भी लें कि हमारा देश है, तो इसकी हिफाजत हम कैसे करेंगे? आपस में लड़के? आर्यंस गुलाम हुए किसी के, तो क्यों हुए? इसीलिए हुए ना कि पहले तो उन्होंने अपने आप को बांट दिया।
बांटा इस तरह से कि जो एडवाइज़र थे वो कहने लगे हम सर्वोच्च हैं, क्योंकि हम राय मशवरा देते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, तो हम सर्वोच्च हैं। और उसके बाद में आए दूसरे लोग जो लड़ाकू हुआ करते थे, उन्होंने कहा हम लड़ाकू हैं, हम ही तो रक्षा करते हैं तुम्हारी। फिर एक व्यापारी वर्ग आया, उन्होंने कहा हम किसी से कम थोड़े ही हैं। मगर जो दिमागी लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से उनके स्तर निश्चित कर दिए। उन्होंने कहा सबसे ऊंचा स्तर हमारा है, उसके बाद लड़ाकू लोगों का है, फिर व्यापारियों का है, और ये जो यहाँ के मूल निवासी हैं ये तो किसी काम के नहीं हैं, ये तो गुलाम लोग हैं, तो इन्हें गुलामी दे दो। क्योंकि ये न तो व्यापार करते हैं न लड़ सकते हैं, अगर लड़ते तो हम कैसे आ जाते हैं यहाँ, तो हमसे बराबर लड़ाके तो हैं नहीं। इस तरह से यहाँ की व्यवस्था हो गई। अब आप सोचिए कि जिस देश का 70% हिस्सा दास प्रथा से ग्रस्त हो, गुलामी से ग्रस्त हो, और 30% जो रह जाता है उसमें से 5 से 8% तक सिर्फ राय मशवरा करने का आदी हो, और जो 10-15% है वो सिर्फ व्यापार करने के आदी हो, तो लड़ाकू कितने रह जाते हैं? 100 में से 8 आदमी बचते हैं जो लड़ाकू रह जाते हैं। अब वो 8 आदमी पूरे देश की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? अगर वो 100 के 100 लड़ाकू होते तो अपनी हिफाजत कर सकते थे। यानी एक घर को हमने इस तरह बांट दिया कि अपने घर की हिफाजत के लिए सिर्फ 8 लोगों को रखा, बाकी को नकार दिया। जहां देश की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं वो देश न तो कभी तरक्की कर सकता है और न अपने आप को गुलामी से बचा सकता है। मुगल्स ने भी यही किया, और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने भी यही किया। हम ये नहीं कहते बाहर के लोगों ने आकर के ये किया, वो आपस में कबीले बना करके, समूह बना करके एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो अच्छा वो पिट रहा है, पिटने दो, हम थोड़ी पिट रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है वो आज भी है। हम जब तक इस मानसिकता को अपने आप से दूर नहीं करेंगे, हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे लोग भी 70% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और हर साल लाखों लोग पदवीधर हो जाते हैं, डिग्री होल्डर हो जाते हैं, और उन लाखों लोगों में से मुश्किल से 20-25% लोगों को कहीं रोजगार मिलता है, बाकी के फिर इधर उधर भटकते हैं। और जब भटकन की बातें आती हैं तो आदमी भिगटन की तरफ चला जाता है। भिगटन फिर इस तरह होता है कि कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल फोर्जरी में करता है, कोई बैंकों को धोखा देने के लिए करता है, कोई सरकार को धोखा देने के लिए करता है, कोई कहीं के बैंकों के अकाउंट्स को खोल लेता है और वहां से पैसा निकाल लेता है। यानी जो मस्तिष्क एक कंस्ट्रक्टिव तौर पर काम करना चाहिए था वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। यानी निर्माण करने की जगह हम विध्वंस करना शुरू कर देते हैं। और जिस देश का 50% युवा विध्वंस की तरफ निकल जाए, उस देश का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, विश्व गुरु की बातें होती हैं। विश्व गुरु यूं ही नहीं बना जाता।
विश्व गुरु तो तब आप बनोगे जब कोई शिक्षा आपसे लेने के लिए आपके देश में आएगा। हम शिक्षा लेने के लिए दूसरों के देश में जाते हैं और कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। विश्व गुरु तब था भारत जब विदेशी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। लोगों ने ईर्ष्यावश उन प्रणालियों को नष्ट कर दिया और आक्षेप दूसरों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। हमने नहीं, उसने किया। वो कह उसने नहीं, उसने किया किसी ने भी, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा देश भिखारी बना हुआ है। आज विदेशी संपदा को यहाँ से अगर निकाल दें तो हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी खराब हो जाएगी। ये बात अच्छी है कि हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो संबंध हैं, वो देशों से अच्छे हैं और उनको हमारे ऊपर आस्था है, विश्वास है कि हम उनके साथ में गद्दारी नहीं करेंगे, उनका पैसा डूबेगा नहीं। मगर वो जो पैसा आया हुआ है वो उनकी शर्तों पर आया हुआ है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो जो कंपनियां हमारे देश में लेकर के आए हुए हैं, वो कंपनियां अपनी शर्तों पर यहाँ काम करती हैं और उसका एक परिणाम, दुष्परिणाम ये भी हुआ है कि आज आईटी सेक्शन में इतनी हालत ख़राब हो रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्शन के लोगों को इस तरह से निकाला जा रहा है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आप क्यों निकाल रहे। वो तो कहते हैं कि या तो तुम इस्तीफ़ा दे दो और तुम नहीं दोगे तो हम निकाल देंगे, और हम निकालेंगे तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। तो बंदा झक मार के इस्तीफ़ा दे देता है और वो कहते हैं भाई वो इस्तीफ़ा दे के चला गया। इस तरह की कारगुजारी हो रही हैं बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं आईटी सेक्शंस की। उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें समझ में आता होगा कि हम किस बात का जिक्र कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप एक साथ मिलकर के आइए और एकजुट हो करके इस देश को, जिसे आप अपना कहते हो, उसे समृद्ध बनाइए। दूसरों के पैसे से कोई कभी धनवान नहीं हुआ करता। और जब तक हम उद्योगी नहीं होंगे, उद्योग नहीं लगाएंगे, अपने उद्योग नहीं लगाएंगे, दूसरों को के उद्योगों में काम करके भी कोई धनवान नहीं होता। तो आइए हम अपने उद्योग लगाएं और उन उद्योगों को लगाने के लिए अगर आप हमारी सहायता चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन कैसे उसके लिए मुहैया कराया जाए, जगह कैसे मुहैया कराया जाए, ये हम आपको बताएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप हमारे वीडियो देखते रहिए, इनको शेयर करते रहिए, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। निश्चय ही हम आपको आगे के रास्ते बताएंगे और जब रास्ते आपको मिलेंगे तो निश्चय ही आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी छोड़ करके उद्योग में जब तक आप नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।